समझी ना की बनना है। जय हिंद दोस्तों, 10th क्लास के इस सीरीज में आप सबों का स्वागत है। मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूं और वो भी सबसे इजी में, ठीक है। और बात यह है कि आपको टेंस बताने से पहले टेंस में किस किस चीज़ का यूज होगा उसको पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको टेंस में जब उसका हम यूज करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। समझ गए? पहली बात है टेंस। टेंस, ठीक है। टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल। समझ गए? देखिए, टेंस को पढ़ने से पहले आपको पहले आना चाहिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद आपको आना चाहिए पर्सन, पर्सन क्या होता है। उसके बाद आना चाहिए आपको नंबर, नंबर क्या होता है। उसके बाद वर्ब आना चाहिए, वर्ब, ठीक है। उसके बाद आना चाहिए आपको एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, वर्ब। समझ गए? ये मतलब ये जो है ना, टेंस को आपको जानने से पहले आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए क्या होता है। उसके बाद पर्सन पता होना चाहिए। उसके बाद आपको नंबर पता होना चाहिए, वर्ब पता होना चाहिए। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब पता होना चाहिए। जब तक आपको ये सब बेसिक चीज आपको पता नहीं होगा, जब तक आप टेंस को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। समझ गए ना? इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम आपको सब्जेक्ट बताएंगे, उसके बाद बताएंगे पर्सन बताएंगे, उसके बाद बताएंगे नंबर, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। तब जाके हम फाइनल में टेंस को चालू करेंगे। समझ गए? देखो, अब आता है बात होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या है, समझे? जैसे कि अगर लिखे हम मैं विद्यालय जाता हूं। अब आपको जानना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। क्या सब्जेक्ट मैं है, क्या सब्जेक्ट विद्यालय है, क्या सब्जेक्ट जाता है, क्या सब्जेक्ट है। इसमें कौन सा सब्जेक्ट है। देखो, सब्जेक्ट को पता करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इसमें पता करना है कि कौन इसमें काम कर रहा है। जो विद्यालय जा रहा है, जाने का काम जो व्यक्ति करेगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। जो करेगा वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। यहाँ पे जो विद्यालय जाने का जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं कर रहा है, इसलिए मैं क्या होगा, सब्जेक्ट कहलाएगा मैं। समझ गए ना? मतलब जो यहाँ पे हो गया, ये जाना क्या हो गया, क्रिया। मतलब क्रिया को जो करेगा वो क्या कहलाएगा, मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा। समझ गए? इसलिए इसका हम सब्जेक्ट का परिभाषा हम ये लिख सकते हैं कि जो क्रिया को करता है किसमें, वाक्य में, वाक्य में वह सब्जेक्ट कहलाता है, कहलाता है। समझ गए ना? मतलब जो क्रिया को करता है, यहाँ पे क्रिया का मतलब होता है काम करना। समझ गए ना? क्रिया करने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे काम करना। अब देखो, यहाँ विद्यालय जाने का जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं कर रहा है, इसलिए मैं क्या होगा, मेरा सब्जेक्ट। समझ गए? और फिर ले लेते हैं, राम सोता है। ठीक है ना? क्या है यहाँ पे, राम सोता है। यहाँ पे जो सोने का जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, राम कर रहा है, इसलिए राम क्या होगा, मेरा सब्जेक्ट होगा। समझ गए? जैसे कि आई गो टू पटना, पटना मतलब मैं पटना जाता हूं। पटना जो जाने का जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, आई कर रहा है, मतलब मैं कर रहा है, इसलिए मैं क्या होगा यहाँ पे,
सब्जेक्ट होगा। समझ गए? अब आपको सब्जेक्ट क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। मतलब क्रिया को जो व्यक्ति करता है या जो करता है वह क्या कहलाएगा? मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा। समझ गए? अब आते हैं हम पर्सन पर आते हैं। समझ गए? पर्सन, पर्सन देखो, पर्सन जो होता है ना, 3 प्रकार का होता है पर्सन। समझ गए? पर्सन जो होता है मेरा 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाला क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। और सुनने वाला क्या होगा मेरा? सेकेंड पर्सन। और बोलने वाला और सुनने वाला, इन दोनों के बीच में जिसके बारे में बात हो रहा है वो क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात किया जाता है वह क्या कहलाएगा? मेरा थर्ड पर्सन। समझिए? देखो ऐसे समझो, मान लो एक आदमी यहां पे है, ठीक है ना, और उसके सामने एक आदमी और है। समझ लो, ये आदमी जो कहलाएगा मैं, ये जो खुद के बारे में अगर अपना बारे में बताएगा क्या बोलेगा? मैं बोलेगा, ये मैं बोलेगा। और इसको क्या बोलेगा? तुम बोलेगा। तुम या फिर आप बोलेगा। समझ गए? तुम बोलेगा तो आप बोलेगा। ये जो खुद हो गया मैं, ये क्या हो गया? मेरा फर्स्ट पर्सन। और फिर इसके सामने वाला जो व्यक्ति मतलब तुम, वो क्या होगा? सेकंड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन। अब देखो, मैं और तुम मतलब ये दोनों मिलकर अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कोई है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, जैसे कि यह आदमी इसको बोल रहा है कि यह आदमी इसको बोल रहा है इसको कि यह जो आदमी है वह अच्छा आदमी है, वह इसको क्या बोलेगा? मैं जो बोलेगा इसको क्या बोलेगा? वह बोलेगा। मतलब यह आदमी इसको बोलेगा, इसको वह आदमी अच्छा आदमी है। वह क्या हो जाएगा यहाँ पे? थर्ड पर्सन। मतलब यह दोनों आदमी मिलकर इस आदमी के बारे में बात कर रहा है। समझिए? हम क्या बोले? जिसके बारे में बात किया जाता हो वह क्या कहलाएगा? मेरा थर्ड पर्सन। मतलब यह व्यक्ति और यह व्यक्ति मिलकर इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा? मेरा थर्ड पर्सन कहलाएगा। और यह फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और यह थर्ड पर्सन। मतलब समझ लो, एक हो गया मैं हुआ फर्स्ट पर्सन, और एक हो गया आप, मतलब सामने वाले में अगर कोई है आप उसको बोलेंगे, वो क्या हो गया? सेकंड पर्सन। अगर मैं और आप मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वह जो व्यक्ति क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन। जैसे कि हम दोनों मिलकर बात कर रहे हैं कि राम विद्यालय जाता है, मतलब हम दोनों मिलकर बात कर रहे हैं राम के बारे में, इसलिए राम क्या होगा? मेरा थर्ड पर्सन होगा। और हम हो गए फर्स्ट पर्सन और आप हो गए सेकंड पर्सन। समझ गए? अब ये आपका हो गया पर्सन के बारे में भी आप समझ गए, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात और आपको समझना है नंबर के बारे में। नंबर यूज होगा इसी में, ठीक है ना। आप पहले इसको अगर उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए।
अब देखो, इसको फिर से पहले समझ लो। अब क्या समझना है हमको? नंबर, NUMBER, नंबर। नंबर का हिंदी होता है वचन, समझ गए? इसमें देखो, आप अगर हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे, नहीं हिंदी में नहीं, सॉरी, संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन इसमें 2 वचन होगा, उसको हम बोलेंगे इंग्लिश में सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर, समझ गए ना? सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ये जो होगा नंबर कितने प्रकार का होगा? 2, सिंगुलर नंबर और दूसरा जो होगा प्लूरल नंबर। देखो, सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, और प्लूरल का होता है बहुवचन, समझ गए? देखो, एक वचन मतलब जिससे किसी एक चीज का बोध हो, समझ गए? उसे क्या कहेंगे हम? सिंगुलर नंबर। जैसे बिल्ली या तो किताब ले लीजिए, किताब यहाँ पे क्या है? एक है। अगर वही बात करेंगे हम प्लूरल नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किताबें, मतलब एक से ज्यादा किताबें, मतलब एक से ज्यादा किताब, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? प्लूरल नंबर, समझ गए? मतलब जहां एक होगा वहां होगा सिंगुलर नंबर, जहां एक से ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा? प्लूरल नंबर, समझ गए? अब देखो, इसका जो नंबर जो है, यह नंबर किस में यूज होगा मेरा? पर्सन में भी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन भी होगा 2 प्रकार का, एक होगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, समझ गए ना? उसी के बारे में आप समझ जाते हैं। अब देखो, इसकी फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड, फिर थर्ड पर्सन। देखो, सब्जेक्ट पर्सन में बोले थे हम आपको, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाला। यहां पे हो गया, लिख देते हैं सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। देखो, अगर फर्स्ट पर्सन बोलने वाला एक आदमी रहेगा, समझ गए ना? तो उसमें फर्स्ट पर्सन क्या होगा? सिंगुलर नंबर, आई। जैसे क्या हो, मैं सिंगल हूं, मैं अकेला हूं, इसलिए क्या होगा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर वही फर्स्ट पर्सन बोलने वाला एक से अधिक होगा तो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर भी, मतलब हम लोग जब मतलब बोलने वाला आदमी एक से अधिक होगा तो क्या उसको बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं। वो एक आदमी नहीं रहता, मतलब अनेक आदमी रहता है, इसको क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर। और फिर आएगा सेकंड पर्सन में, अगर सेकंड पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं वो अगर एक आदमी होगा तो हम बोलेंगे उसको आप, समझ गए? अगर यही आदमी एक से अधिक होगा, मतलब प्लूरल नंबर में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? यू ही बोलेंगे, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? आप लोग, मतलब एक से अधिक व्यक्ति। अब आते हैं हम थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो जाएगा ही, सी, इट, या तो कोई भी नाम ले लेते हैं हम। नाम, यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है, आप राम लिख सकते हैं, मोहन, कृष्ण, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। अब देखो, थर्ड पर्सन ये होगा सिंगुलर नंबर जब एक होगा, वही थर्ड पर्सन में जब एक से
अधिक होगा, जैसे कि दे, दे मतलब वे लोग, ठीक है ना, या बॉयज, बॉयज मतलब लड़के, यहाँ पे एक से अधिक लड़के हैं इसलिए क्या होगा ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। ये आपको याद रखना है, इसका यूज होगा हमेशा, ठीक है ना, इसलिए आपका याद रखना है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई, प्लूरल नंबर में भी, फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू, फिर प्लूरल नंबर में यू होगा उसका, लेकिन मतलब अलग होगा। फिर थर्ड पर्सन में ही सी इट राम, और फिर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे और बॉयज। बॉयज की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, गर्ल भी होगा, गर्ल्स होगा, समझ गया ना, लास्ट में लगेगा एस लगेगा। आप समझ गए, आप नंबर भी समझ गए। अब आते हैं हम वर्ब के पास। वर्ब, वर्ब का जो हिंदी मतलब होता है उसका मतलब होता है क्रिया, समझे। वर्ब हम किसे कहते हैं, देखो, जिससे किसी काम का होने या दशा या स्वामित्व का बोध हो, समझ गए, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। जिससे जिससे किसी काम के होने या दशा या स्वामित्व का बोध हो, उसे वर्ब कहते हैं, समझ गए ना। तो जिससे किसी काम के होने, जैसे कि मैं दौड़ता हूं, यहां पे क्या बोले, जिससे किसी काम के होने, यहां इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, मेरा वर्ब कहलाएगा। समझ गए ना। अब दौड़ने से वर्ब होगा, जैसे कि और समझ लेते हैं, मैं सोहन हूं, इसमें जो वर्ब होगा हूं होगा वर्ब, मैं सोहन हूं। क्योंकि अगर हम जैसे लिखते हैं मैं सोहन, इसका मतलब कुछ नहीं होगा, जब तक हम हूं नहीं लगाएंगे, जब तक इसका मतलब, इसका सार्थक मीनिंग नहीं होगा इस सब्जेक्ट सेंटेंस का पूरा, समझ गया ना। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हूं क्या होगा, वर्ब होगा। लेकिन आपको इसमें नहीं समझना, इसके नॉन एक्शन में नहीं समझना, आपको एक्शन में समझना, समझ गया ना। आपको टेंस बनाना है ना, इसलिए टेंस में ये तो यूज होगा, समझ गए। इसमें मैं दौड़ता हूं, या तो मैं खाता हूं, इसमें काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, इसलिए खाता क्या हो जाएगा, इसमें वर्ब होगा, ठीक है, समझ गया ना। उतार लीजिए, उतारना है तो। अब आते हैं हम वर्ब, लेकिन होता है दो प्रकार का, समझ गया ना। एक होता है मैन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। एक वर्ब जो होता है मैन वर्ब, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, देखो मैन वर्ब क्या समझना है, देखो जैसे कि मैं नहीं जाता हूं, इसमें क्या होगा, जाना क्या होगा, इसमें वर्ब होगा। इसका जो अंग्रेजी होगा आई डू नॉट गो, इसमें जाना क्या होगा, मेरा वर्ब होगा।
देखो वर्ब के साथ साथ एक और यूज हो रहा है, यह क्या कहलाएगा मेरा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक, सहायक क्रिया, क्रिया। और यह होगा, इसका मतलब होता है क्रिया, मैन क्रिया, समझ ले, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, समझ गए। मतलब मैन वर्ब हो गया, वर्ब मतलब दो प्रकार हुआ, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब सिंपल समझ लीजिएगा, जैसे कि इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, ठीक है ना, डू हो गया, डज हो गया, विल हो गया, सेल हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या कहलाएगा मेरा, हेल्पिंग वर्ब। मतलब यह जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब, यह मैन वर्ब के साथ यूज होता है, समझ लिया ना। इसलिए यह जो क्या कहलाता है, सहायक क्रिया। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिलरी वर्ब, इसी को ये बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब, समझ गए। अब आपको क्या होगा, टेंस को समझने में कुछ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप जान चुके हैं सब्जेक्ट भी क्या है, पर्सन भी क्या होता है, नंबर भी क्या होता है, वर्ब भी क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब भी क्या होता है। अब हम चालू करने वाले टेंस के बारे में, समझ गए। देखो टेंस को चालू करने से पहले एक चीज और आपको जान लेना चाहिए, वर्ब जो है ना, इसका 5 रूप होता है। एक होता है V1, ठीक है ना, एक होता है V2, V3, V4 और V5, समझ गए। V1, V2, V3, V4 और V5। V1 को क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। V2 को बोलते हैं पास्ट सिंपल, और V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, 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 पल, पार्टिसिपल। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। मतलब देखो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का मतलब यह जो यूज होगा प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा, और इसका यह जो V2 जो है पास्ट सिंपल के रूप में यूज होता है, और यह V3 यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। पार्टिसिपल का मतलब होता है पास्ट का ही एक रूप है, समझ गए ना, V3। और यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है प्रेजेंट का ही एक रूप है क्या, V4। और ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, समझ गए। जैसे कि इसमें अगर हम देखें, क्योंकि हम इसमें अगर देखें, हम अगर V1 अगर मान लेते हैं आस्क है, ASK आस्क, तो V2 क्या होगा, आस्क्ड, और V3 क्या होगा, आस्क्ड, इसका होगा आस्किंग, यहाँ पे आस्क। ये वर्ड मीनिंग आपको याद करना होगा, जैसे कि
आस हो गया ये सामान्य क्रिया, ठीक है ना, सामान्य क्रिया, ठीक है ना, ये क्या होगा सामान्य क्रिया। लेकिन उसी में अगर पास्ट में अगर इसको हम यूज करेंगे आस्क को, तो क्या होगा यहाँ पे आस्क्ड लिखेंगे वहां पे आप, ठीक है ना। जब इसको हम V3 में यूज करेंगे तो क्या होगा आस्क्ड होगा, और जब V4 के रूप में अगर हम यूज करेंगे इसको क्या होगा आस्किंग, और V5 के रूप में अगर इसका यूज करेंगे तो क्या होगा आस्क होगा। आपको मेन याद क्या रखना है, आपको या V1 याद रखना है और V2 और V3, या V4 और V5 याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आस्क में अगर हम ING लगा देते हैं तो V4 बन जाता है, और इसमें S या ES लगा देते हैं, ES लगाते हैं तो क्या होगा V5 मेरा बन जाएगा। लेकिन आपको V3 और V2 और V1 आपको हर हाल में याद करना ही होगा। देखो इसमें जो यूज होगा V1 का यूज अधिक होगा और V2 का यूज होगा एक बार, और V5 का भी यूज होगा एक बार, लेकिन V3 का और V4 का यूज होगा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में। समझ गए? अब हम आते हैं टेंस पे। टेंस, टेंस को जो हिंदी में बोला जाता है इसको बोला जाता है काल। काल, समझ गए? आप पहले इसको हिंदी में ही समझ लें ताकि आपको अंग्रेजी में समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप काल हिंदी व्याकरण अगर पूरा अगर पढ़ लिए तो आप काल को भी पढ़ लिए होंगे। काल का मतलब होता है मेरा समय से। काल का जो मेरा तात्पर्य है, इसका जो तात्पर्य होता है समय। आपको पता है समय तीन प्रकार का होता है। एक, जो समय बीत चुका है, मतलब जो समय मेरा खत्म हो गया वो क्या होगा भूतकाल, और जो मेरा समय अभी चल रहा है वो क्या होगा वर्तमान काल, और जो समय मेरा आने वाला है वो क्या होगा भविष्य काल। समझिए ना? काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है समय। देखो अगर हम काल को अगर तीन भागों में बांटते हैं तो किसे बांटते हैं भूतकाल, भूतकाल, उसके बाद वर्तमान, वर्तमान काल, उसके बाद भविष्य काल, भविष्य काल। भूत काल को बोलते हैं पास्ट, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, और वर्तमान काल को बोलते हैं हम प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, और भविष्य काल को बोलते हैं फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। समझ गए? आपको भूत काल का मतलब सीधा होता है कि जिसमें लास्ट में अंतिम में था हो, सुनो ना। इसका जो अगर इसका पहचान है मतलब भूत काल किसे कहते हैं जो समय बीत चुका हो, जो समय बीत गया है, बीत गया है उसको क्या बोलेंगे हम भूतकाल। और जो समय चल रहा है, जो समय चल रहा है उसे क्या बोलेंगे हम वर्तमान काल। और जो समय आने वाला है, जो समय आने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे भविष्य काल। जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस में ही समझते हैं, मैं खेलता था, खेलता था, वह अभी खेल नहीं रहा है, खेलता था मतलब पहले आने जो समय बीत चुका उस समय में वह खेलता था। इसलिए जो सेंटेंस जो कहलाएगा
पास्ट में कहलाएगा, भूतकाल में, समझ गए। और इसमें मैं खेलता हूं, खेलता हूं मतलब खेलने का काम जो है जारी है, खेलना अभी बंद नहीं किया है, समझ गए। और एक होता है मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा मतलब ये अभी खेल नहीं रहा है और नहीं तो ये खेला है, मतलब ये भविष्य में क्या होगा, खेलेगा, इसलिए यह जो कहलाएगा क्या मेरा भविष्य काल कहलाएगा। अब देख लें इसके अंत में क्या है, था है, समझ गए। और इसके अंत में सिर्फ है या तो है, और इसमें है गा और गी। मतलब सिंपल अगर पास्ट सेंटेंस की अगर हम पहचान करना चाहें तो जिसके अंत में था है या तो थी है या तो थे है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वह सेंटेंस या वाक्य भूतकाल में है। और जिसके अंत में है, हूं या तो कुछ भी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, वह सेंटेंस जो है वर्तमान काल में है, अर्थात प्रेजेंट टेंस में है। जो सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंत में गा हो, गी हो, गे हो, उसको क्या बोलेंगे हम, भविष्य काल, मतलब वह फ्यूचर टेंस में है, समझ गए। अब देखो, अब आते देखो, फिर से बता रहे हैं, इसको हम हिंदी मिटा देते हैं, ठीक है ना, सिर्फ टेंस समझना है आपको। टेंस को हम कितने भागों में बांटे थे, 3 भागों में। सबसे पहले ले लेते हैं हम पास्ट, पास्ट टेंस, प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, उसके बाद फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट पास्ट टेंस की पहचान करना आपको हम सिखा दिए, ठीक है ना। अब देखो पास्ट टेंस में 3 एक्शन होगा। एक एक्शन सिंपल जो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं खेलता था, मैं पढ़ता था। और जो एक एक्शन होगा रनिंग एक्शन, मतलब जो चालू है, पास्ट में भी जो काम चालू हुआ था वो अभी काम खत्म नहीं हुआ। जैसे कि मैं पढ़ रहा था, मतलब वो फ्यूचर, पास्ट में क्या हुआ था, पढ़ने का काम चालू किया था लेकिन वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, मतलब मैं पढ़ रहा था। और तीसरा एक्शन होगा, समझिए ना, तीसरा एक्शन होगा फिनिश एक्शन। मैं पढ़ चुका था, मतलब जिसके अंत में चुका था, ठीक है ना, उसका क्या बोलेंगे, फिनिश एक्शन में। पास्ट का क्या होगा, 3 एक्शन होगा। एक सिंपल एक्शन, सिंपल एक्शन, एक्शन जैसे कि इसमें मैं खेलता था, समझिए ना, मैं खेलता था। और एक होगा रनिंग एक्शन, रनिंग एक्शन, इसमें क्या होगा, मैं खेल रहा था। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि रनिंग मतलब चालू है, चल रहा है, इसमें ध्यान देना है, रहा है, ठीक है ना। अगर पास्ट टेंस में अगर रहा है आ गया तो उसको हम सिंपल बोलेंगे पास्ट टेंस रनिंग एक्शन। अगर वही पास्ट टेंस में था अगर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस सिंपल एक्शन। ये क्या हो गया, पास्ट टेंस सिंपल एक्शन, पास्ट टेंस रनिंग एक्शन। एक एक्शन और होता है फिनिश एक्शन, फिनिश एक्शन। इसमें क्या हो गया, मैं खेल चुका था। देखो जहां जहां फिनिश एक्शन रहेगा वहां पे
चुका रहेगा, ठीक है ना। जहां जहां रनिंग एक्शन रहेगा वहां पे रहेगा रहा, और जहां जहां सिंपल एक्शन रहेगा वहां पे रहेगा था। ये जो था है ये आपकी पास्ट टेंस की पहचान करा रहा है, और ये ता है, रहा है, चुका है, यह तीनों जो है एक्शन का बोध करा रहा है। समझ गए। अगर पास्ट टेंस था, रहा, था, हो और उसके पहले क्या हो, ता हो, तो उसके क्या बोलेंगे हम, पास्ट टेंस सिंपल एक्शन। अगर पास्ट टेंस में रहा हो तो वहां पे क्या बोलेंगे उसको हम, पास्ट टेंस रनिंग एक्शन। फिर अगर जब चुका, काम खत्म हो गया हो, चुका हो, वहां पे क्या बोलेंगे उसको हम, फिनिश एक्शन। अब बात आता है इसमें कि सेंटेंस बनाते समय किसका उपयोग होगा। देखो इसमें V2 और V1 का इस्तेमाल होगा, दोनों का इस्तेमाल होगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि V2 का इस्तेमाल कहाँ होगा, V1 का इस्तेमाल कहाँ होगा। समझ गए। जब आप टेंस को पूरी जगह हम बता देंगे, फिर उसके बाद बताएंगे हम। और आता है रनिंग एक्शन में। रनिंग एक्शन में आपको आंख कान मूंद के लगा देना है V4, सिंपल। और फिनिश एक्शन में V3। जहां पे भी आ जाए फिनिश एक्शन वहां पे V3 यूज होगा, और जहां पे भी आ जाए रनिंग एक्शन वहां पे V4 का यूज करना है। समझ गए। जस्ट इसी प्रकार प्रेजेंट में भी मेरा 3 एक्शन होगा, फ्यूचर में भी मेरा 3 एक्शन होगा। समझ गए। बस ये आपको 3 ये याद रखना है, और 3 ये इसमें और 3 इसमें, टेंस आपका खत्म। समझ गए ना। इसमें भी क्या करना है, मेरा 3 एक्शन होगा। देखो सिंपल, सिंपल एक्शन, सिंपल एक्शन। इसमें क्या होगा मेरा, मैं खेलता हूं, ये क्या हो गया मेरा सिंपल एक्शन में। प्रेजेंट का सिंपल एक्शन, क्योंकि यहां पे जो हूं है यह प्रेजेंट टेंस के बारे में हमें बता रहा है, और यहाँ पे ता जो है वो क्या बता रहा है, मेरा सिंपल एक्शन के बारे में बता रहा है मेरा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रनिंग एक्शन, रनिंग एक्शन, रनिंग एक्शन। रनिंग एक्शन में क्या होगा, मैं खेल रहा हूं। हूं क्या बता रहा है मेरा, प्रेजेंट टेंस। रहा क्या बता रहा है मेरा, रनिंग एक्शन। समझ गए। और फिर आता है उसमें बाद फिनिश एक्शन। फिनिश एक्शन, इसमें क्या होगा, चुका, मैं खेल चुका हूं, मतलब खेलने का काम क्या, चुका। यहाँ पे क्या ये होगा मेरा फिनिश एक्शन। ये जो है ये क्या बता रहा है, मेरा टेंस को बता रहा है, और चुका क्या बता रहा है, मेरा फिनिश एक्शन को। इसमें जो यूज होगा V1 और V5 दोनों यूज होगा। V5 सिर्फ एक जगह यूज होगा, वो हम उसको भी बताएंगे कहाँ पे यूज होगा, ठीक है ना। और इसमें होगा रनिंग एक्शन में V4 का इस्तेमाल। जहां जहां भी हो रनिंग एक्शन वहां पे V4 का इस्तेमाल करना है आपको, समझ गए ना। और जहां जहां फिनिश एक्शन हो वहां पे V3 का इस्तेमाल आपको हर हाल में करना है। समझ गए। अब फिर आता है मेरा फ्यूचर टेंस। सेम इसी प्रकार होगा उसमें भी, समझ गए ना। सबसे पहले समझना आपको सिंपल एक्शन। सिंपल एक्शन, सिंपल एक्शन में क्या होगा, इसमें मैं खेलूंगा, ये हो गया आपका सिंपल एक्शन में। ठीक है। इसमें सिर्फ गा होगा, गा गे गी है तो कुछ होगा।
ये क्या होगा मेरा सिंपल एक्शन। यहीं पे होगा मेरा रनिंग एक्शन, रनिंग एक्शन। इसमें क्या होगा, मैं खेल रहा हूँगा, हूँगा क्या होगा मेरा फ्यूचर टेंस को बता रहा है, और इसमें रहा क्या बता रहा है मेरा रनिंग एक्शन को बता रहा है। समझ गए। उसके बाद आता है फिनिश एक्शन। फिनिश एक्शन इसमें क्या होगा, मैं खेल चुका रहूंगा। मैं खेल चुका रहूंगा। गा क्या हो गया मेरा फ्यूचर टेंस का पहचान करा रहा है मेरा, और इसमें क्या करा है मेरा गा इसमें करा रहा है मेरा फ्यूचर टेंस की पहचान, और इसमें चुका करा रहा है रन फिनिश एक्शन की पहचान। समझ गए। इसमें जो यूज होगा सिंपल एक्शन में V1, समझ गए। रनिंग एक्शन में होगा V4 और फिनिश एक्शन में V3। ये अगर आप समझ गए होंगे तो समझ लीजिए आपका टेंस खत्म हो गया। बस इतना ही है टेंस में, और कुछ नहीं है, इतना ही आपको पढ़ना है। समझ गए। हाँ, अब आपको बताएंगे हम इसमें, उसके बाद बताएंगे V1 का इस्तेमाल कहाँ होगा, V2 का इस्तेमाल कहाँ होगा, वो सब बता दिया। प्रेजेंट सिंपल एक्शन में V2 पास्ट टेंस के सिंपल एक्शन में V2 और V1 का इस्तेमाल होगा। फिर पास्ट टेंस के रनिंग एक्शन में V4 का इस्तेमाल, पास्ट टेंस के फिनिश एक्शन में V3 का इस्तेमाल। समझ गए। इसी प्रकार प्रेजेंट टेंस के सिंपल एक्शन में V1 और V5 का इस्तेमाल होगा। फिर प्रेजेंट सिंपल के रनिंग एक्शन में V4 और फिनिश एक्शन में V3। सेम उसी में फ्यूचर टेंस में सिंपल एक्शन में V1 और फिर रनिंग एक्शन में V4 और फिनिश एक्शन में V3 का यूज होगा। ये आपको पता रहना होगा, ठीक है ना। ये आप अगर कॉपी में उतार सकते उतार लीजिए, ताकि आपको, हाँ, इसको एक बार घर में 5-6 बार देख लेना, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिंपल याद रखना यह है कि टेंस 3 प्रकार का होता है, और तीनों का 3-3 एक्शन होता है। सिंपल एक्शन, रनिंग एक्शन, फिनिश एक्शन। समझ गए। और इसमें पास्ट टेंस का सिंपल एक्शन का पहचान क्या है, था हो गया मेरा टेंस का पहचान, और ता हो गया सिंपल एक्शन का पहचान। समझ गए। और फिर पास्ट टेंस का रनिंग एक्शन में रहा होगा। देखो एक बात ध्यान देना, जहां पे होगा रहा उसको बोलेंगे हम रनिंग एक्शन। इसमें भी रहा है रनिंग एक्शन, इसमें भी रहा है रनिंग एक्शन। जहां पे होगा चुका उसको बोलेंगे हम सबको फिनिश एक्शन। समझ गए। ये आपको सिर्फ याद रखना है। अब जो बताने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आपको हम ये बताएंगे कि V1 का इस्तेमाल कहाँ होगा और V2 का इस्तेमाल कहाँ होगा और कैसे होगा, ठीक है ना, टेंस के साथ बताएंगे। समझ गए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो हाँ नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको जोर से चाप दीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी टेंस को सीख सके आसानी से और वो भी आगे बढ़ सके। धन्यवाद। जय हिंद। 44 मिनट और वीडियो नहीं ले